हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक और बेहतरीन प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और उसके अलावा सामान्य विज्ञान, हिंदी और साथ ही साथ कंप्यूटर, इससे संबंधित सारे तथा रीजनिंग तर्कशक्ति से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस इस पेपर में देखने को मिलेंगे। और इस पेपर के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे दोस्तों हम टोटल 100 क्वेश्चंस की, जो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज की क्लास का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महर्षि का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, वो होता है महाधन ऋषि। क्या होता है दोस्तों? महाधन ऋषि जो है महर्षि का संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो दोस्तों, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो इस प्रकार के वाक्य को, चूंकि यहाँ पर और एक संयुक्त शब्द है दोस्तों, तो ऐसे वाक्य को हम कह देते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? ये है संयुक्त वाक्य, ये है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें अलंकार की, तो इसमें जो अलंकार है दोस्तों वो है आपका यमक अलंकार, जिसमें कनक कनक वर्ण की आवृत्ति हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर होता है यमक अलंकार होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीर शब्द का पर्यायवाची है। तो तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो तीर शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों सर। क्या होता है दोस्तों? सर। तो सर का पर्यायवाची है तीर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। तो बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? बर्बर का विलोम शब्द होता है दोस्तों सभ्य। क्या होता है? बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा सभ्य होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वागीश वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागीश का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो इसका अगर हम सही संधि विच्छेद की बात करें तो दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाक धन ईस। वाक धन ईस क्या कहलाएगा दोस्तों? वागीश कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप इन ऑप्शंस को पढ़ के अपने आप को टेस्ट से ज़रूर कीजिएगा। तो इसलिए जो है बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना कीजिए। अपनी स्टडी को मेंटेन रखने के लिए प्रतिदिन एक मॉडल पेपर, क्लास पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा दोस्तों। और हमारी क्लास पे लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है प्रसन्न होना। यानी कि अगर हम बात करें तो इस मुहावरे का अर्थ ये भी हो सकता था अत्यधिक प्रसन्न होना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रसन्न होना। तो अंग अंग खिल उठने मुहावरे का अर्थ है दोस्तों प्रसन्न होना। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर नहीं आता दोस्तों? अगर रेडियो की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीविज़न भी इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट भी इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों। केवल समाचार पत्र ऐसा है जो केवल कागज़ के द्वारा सूचना प्रसारित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कठिनाई में दोस्तों कठिनाई का जो प्रत्यय होगा दोस्तों वो है आपका आई। ठीक है, कठिन धन आई होता है कठिनाई। तो दोस्तों यहाँ पर आई जो है यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बाकी कठिन भी अपने आप में एक शब्द होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रत्यय हमेशा जो है किसी न किसी शब्द के पीछे लगते हैं दोस्तों।
कठिन प्लस आई कहलाएगा कठिनाई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों? कीर्ति का अपोजिट शब्द ये होता है अपकीर्ति। क्या होता है दोस्तों? कीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति का विलोम शब्द होगा दोस्तों अपकीर्ति। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर अनुकूल शब्द लिखा गया है दोस्तों 4 प्रकार से। तो अनुकूल में जो शुद्ध रूप होता है वो होता है अनुकूल। अनु में नौ छोटी ऊ की मात्रा और कूल में बड़ी ऊ की मात्रा कौ में। ठीक है दोस्तों, अनुकूल। तो ये हो जाता है शुद्ध रूप। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वर्तनी से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम अवश्य आएंगे, चाहे यूके एसएससी के एग्जाम के अंतर्गत आप ग्रुप सी की कोई भी तैयारी कर रहे हो, व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस या इससे संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि आपके कनिष्ठ सहायक का पेपर अगले महीने जनवरी 19 तारीख को होना है। तो दोस्तों वो है, उसकी तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, तो सब में 20 अंक की हिंदी आनी है। तो यही हिंदी की यहाँ पर एक अच्छी आपको कंटिन्यू क्लास देखने को मिल रही है दोस्तों। बिल्कुल भी स्किप किए बिना लगातार को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो है इसको देखने से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको जो है एग्जाम में फिक्स टाइमिंग के अंतर्गत क्वेश्चन सॉल्व करने की भी हैबिट बन जाएगी दोस्तों। और साथ ही अपने स्कोर को भी चेक करते रहिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध शब्द की बात करें दोस्तों, जो सांसारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या पारिवारिक। तो दोस्तों यहाँ पर साप्ताहिक जो है शुद्ध है, सा आधा प फिर ता फिर ह को छोटी की मात्रा फिर क। तो साप्ताहिक जो है वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध है दोस्तों। इसके अलावा संसारिक बिल्कुल गलत है, सांसारिक होता है। साप्ताहिक को कोई शब्द नहीं है दोस्तों, साप्ताहिक होता है, ये इसका शुद्ध रूप है। पारिवारिक नहीं होता दोस्तों, पारिवारिक होता है। तो यहाँ पर सारे शब्दों में पहले वाले अक्षर के आगे आ की मात्रा लगनी थी। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन साप्ताहिक में यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यह शुद्ध रूप है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सरकारी या स्वायत्तशासी, ठीक है दोस्तों, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित या प्रशासित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब सरकारी या स्वायत्तशासित निकायों और संस्थानों से जो निर्णय या जनसाधारण के सूचनार्थ जो समाचार पत्र प्रसारित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है दोस्तों, जो अखबार में भी आपने देखे होंगे प्रेस विज्ञप्ति आती है, तो वो क्या होती है कि जनसाधारण के सूचनार्थ हेतु होती है, तो उसको कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अल्प विराम का उपयोग वाक्य में किस खंड में किया जाता है? तो अल्प विराम के उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? किसी भी वाक्य के अंतर्गत अल्प विराम का जो प्रयोग होता है वो दोस्तों किस खंड में होता है? वो होता है मध्य में। कहाँ होता है दोस्तों अल्प विराम का उपयोग? ये होता है दोस्तों मध्य में अल्प विराम का उपयोग किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनाजी शब्द का विलोम है। तो अनाजी शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? फलाहाजी, सनाजी, नियाजी या कामकाजी। तो इसका अनाजी शब्द का विलोम है दोस्तों फलाहारी। ठीक है दोस्तों, अनाजी का मतलब जो अनाज खाता है, फलाहारी का मतलब जो फल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों ये रचना के रचनाकार हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराल की रचना क्या है दोस्तों? मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। तो इन पंक्तियों में रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, साहित्य लहरी
रचना के रचयिता कौन हैं? तो साहित्य लहरी किसकी रचना है दोस्तों? यह सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही है, जो दूसरों को सीख देना सरल है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? दूसरों को सीख देना सरल होता है, इसको मुहावरे को बोलते हैं, लोकोक्ति को। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस सर्वनाम के वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय बोध होता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो दोस्तों जब किसी वस्तु के निश्चित रूप से होने की जो है का बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उस सर्वनाम को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, उसको कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम इसको कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति का बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा है? तो विश्व विविधता का जो जैव हॉट स्पॉट है दोस्तों, वो है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव जो है बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों? तो इस सूक्ष्म जीव का नाम है दोस्तों विषाणु। क्या नाम है दोस्तों? विषाणु के नाम से ऐसे सूक्ष्म जीव को जाना जाता है जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 23 है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है। तो पादप जगत में सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों रैफ्लेशिया। तो रैफ्लेशिया का पुष्प जो है पेड़ पौधों में सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया का होता है दोस्तों, इसलिए पादप जगत का ये सबसे बड़ा फूल कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले स्थान वातावरण में बदल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब जीवमंडल जो है मानव वर्चस्व वाले उसमें बदल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं नेस्फियर। क्या कहते हैं दोस्तों? नोस्फियर। नोस्फियर। ठीक है दोस्तों, इसको नोस्फियर कहा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो कौन सा जैविक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है दोस्तों? वह है नील यानी हरित शैवाल। तो हरित शैवाल जो होता है दोस्तों, वो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित, वाटाइल मेमोरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है, तो यहाँ पर जो इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है दोस्तों, वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है फायरवॉल जो है इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है दोस्तों। बाकी MIT और DSL एंड W3C ये जो हैं डिजिटल इंटरनेट सुरक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन CPU और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा बस नहीं है जो डेटा आदान प्रदान करने के लिए नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बाकी डेटा बस
एड्रेस बस और नियंत्रण बस जो है ये सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान करने के लिए यूज होते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। किसी भाषा में GRASP को VMVN से कुटित किया जाता है, तो इसी भाषा में दोस्तों CRANE को क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों XMVIZ। ठीक है दोस्तों, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, आपको सेम यही चीज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 201, 208, फिर 215, फिर डॉट 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 दिया है 369। तो यहाँ पर जो है कितने टर्म्स हैं पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हो दोस्तों 25 आएगा। अब लेकिन इसको सॉल्व करेंगे कैसा आएगा, तो हमारे पास AN=A+N-1 × D होता है दोस्तों। तो A की वैल्यू 201 हो गई और प्लस एन की जगह एन ही रहेगा, और डी की जो वैल्यू होती है दोस्तों सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आता है, यानी हम 208 में 201 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा बराबर 369। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा N-1/7 = 369 - 201। तो N-1 क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे यहाँ पर आता है दोस्तों 165 और अपॉन कर देंगे 7। तो 7×2 = 14 दोस्तों, यहाँ पर 7×2 = 14 और साथ ही साथ जो है 7×4 = 28। ठीक है, अब हमारे पे यहाँ N-1 है, यहाँ 24 है दोस्तों। अब इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा N-1 = 24, देन N क्या आ जाएगा दोस्तों 25, क्योंकि ये 1 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा दोस्तों, तो इसका हम सही डायरेक्टली सीधा आंसर बोलते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा आपका आंसर नंबर ए N-2676S। तो इस तरीके से इसको भी उन्हीं की तरफ बदल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों लेते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य और जनजाति से संबंधित है? तो जो भारत की राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू हैं दोस्तों, वो राज्य तथा किस जनजाति से संबंधित हैं? तो वह हैं दोस्तों आपके उड़ीसा व संथाली जनजाति से हैं। ठीक है, कौन सी जगह से हैं? उड़ीसा से हैं और संथाली से हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनकी जनजाति जो है संथाली जनजाति है दोस्तों, और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क निम्न में से किस राजनेता से के मस्तिष्क की उपज था? तो दोस्तों सार्क है, सार्क देशों का सम्मेलन, वो किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? तो दोस्तों ये थी आपका जिया उल रहमान। ठीक है, जिया उल रहमान के शासनकाल में ये राजनेता वाला जो है मामला सामने आया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दोस्तों, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का जो प्रस्ताव पारित किया था वो किया था दोस्तों 15 मार्च 2006। कब किया था दोस्तों? 15 मार्च 2006 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक शपत्र में सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों शक शपत्र में सिक्कों में जो भी सिक्के होते हैं उनमें सोने और चांदी का क्या अनुपात रहता है दोस्तों? तो इन सिक्कों में दोस्तों 1:35 होता है दोस्तों, 1:35 का अनुपात होता है शक शपत्र जो है कि सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं?
तो जहांगीर के जो दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर हैं वो किस चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों पशु पक्षी की चित्रकला बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जहांगीर के दरबारी थे और ये पशु पक्षी का चित्र बनाने के लिए फेमस रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति और व्यवस्था पुनर्व्यवस्थित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो दोस्तों किस तिथि को हैदराबाद में के राज्य के विरुद्ध जो है भारत सरकार के द्वारा पुलिस कार्रवाई की थी दोस्तों? वो की गई थी 13 सितंबर 1948 को। 13 सितंबर 1948 को दोस्तों ये घटना हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति से पूर्व कौन चर्च का सबसे बड़ा आलोचक रहा है? तो वह है दोस्तों वॉल्टेयर। किसने किया था? ये वॉल्टेयर ने दोस्तों फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक के रूप में इनको जाना जाता था। किसको दोस्तों? वॉल्टेयर को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों लूनी नदी। क्वेश्चन है दोस्तों लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? तो लूनी नदी जो बहती है दोस्तों, वो नदी मानसून के समय पर कहाँ गिरती है? तो दोस्तों ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है लूनी नदी दोस्तों? ये गिरती है अरब सागर में मानसून के समय। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो पुलिकट झील जो है वो किसके मध्य में स्थित है दोस्तों? ये जो है पुलिकट झील जो आता है दोस्तों, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की यात्रा करने के बीच में जो है ये पुलिकट झील जो है आता है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में के जो झील है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं पुलिकट झील। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है दोस्तों? ये है आपका सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना कर दीजिएगा और साथ ही जो है अपने दोस्तों को इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। तो दोस्तों जो गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो वहां पर इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस नदी को वहां पर पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है दोस्तों? यह है दोस्तों पद्मा नदी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है V.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है? तो दोस्तों V.R. अम्बेडकर ने एक अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा था, वो कौन सा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 19, 20 या 32। तो अनुच्छेद 32 को यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो 32 है दोस्तों, इसको जो है भारतीय संविधान के दिल या आत्मा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसको कंठस्थ करिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो ये पूर्व वाला क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आए हैं दोस्तों, इनको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। तो देखिए एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यानी कि अगर हम इसको बात करें तो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने का मतलब इधर को 1 किलोमीटर चलता है, इसके पश्चात 5 किलोमीटर फिर दक्षिण की ओर चलता है दोस्तों, फिर नीचे को 5 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर से 2 किलोमीटर यहाँ चलता है दोस्तों, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ फिर से 2 किलोमीटर चलता है और अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है दोस्तों। तो 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चल देता है। वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान स्थिति तक कितना दूर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर
ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी ये लाइन, ये बन जाएगी टोटल दोस्तों 3 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 5 किलोमीटर नीचे गया और टोटल मिला के 9 किलोमीटर गया, तो ऊपर बचेगा दोस्तों 4 किलोमीटर। तो 3 और 4 का हमें स्क्वायर निकालना है और फिर रूट करना है दोस्तों। तो 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 का रूट अगर निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 5। तो 5 किलोमीटर इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में संख्याएं एक नियत नियम के अनुसार लिखी गई हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में विलुप्त संख्या बतानी है। तो विलुप्त संख्या क्या तो दोस्तों यहाँ पर एक तार्किक क्वेश्चन है, तो इसमें विलुप्त संख्या बतानी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि 5 का स्क्वायर अगर हम करें, 5 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों 25, और 25 में 3 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 11 का वर्ग करते हैं तो 121 होता है दोस्तों, और 121 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो आंसर आता है 125। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 9 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 9×9 = 81, और 81 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 92। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ गुणा और एक्स का अर्थ ऋणात्मक और माइनस का अर्थ विभाजन और डिवाइड का जो है यहाँ पर दोस्तों धनात्मक है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 36, मल्टीप्लाई का अर्थ है ऋणात्मक -4 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का अर्थ है विभाजन दोस्तों ऐसे बना देंगे इसको, और गुणा का अर्थ है ऋणात्मक, तो इसको जो है 8 ऋण 4 हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही नीचे की लाइन में देखें तो 4 के बाद प्लस का निशान आया है तो गुणा करना करेंगे, फिर 8 जहाँ पर गुणा का अर्थ आया है दोस्तों ऋणात्मक, माइनस फिर 2 आ जाएगा, फिर प्लस की जगह पे दोस्तों यूज होना है गुणा 16, और डिवाइड की जगह यूज होना है +1। ठीक है दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें दोस्तों, यहाँ पर आप समझेंगे कि 34 में से 4 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, सॉरी 36 में 4 घटा देंगे दोस्तों 32 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 8, तो अगर 8 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 8 चौको 32, तो 4 आ जाएगा दोस्तों ऊपर, 4 - 4 ऑलरेडी है ही, तो ऊपर तो हो जा रहा है दोस्तों 0। तो इसी प्रकार नीचे 8 चौको 32, 32 - 16 दूना 32, तो 32 में 32 घट गया 0 हो जाएगा, और +1 बचेगा दोस्तों, तो 0/1 यानी कि आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित हैं। तो राज्य नीति के निर्देशक जो सिद्धांत हैं दोस्तों किससे संबंधित हैं दोस्तों, वो हैं केवल सामाजिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, या इन सभी से। तो दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो इन सभी से, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय सभी से संबंधित होते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित होता है। यह है दोस्तों अनुच्छेद 42, सॉरी अनुच्छेद 44 है दोस्तों। अनुच्छेद 44 जो है इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो भारत में जो राज्यों की विधान परिषद हैं
उनके सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों 40। ठीक है, विधान परिषद के अंतर्गत सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है दोस्तों, कितनी होती है? वो होती है 40 होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 50 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है दोस्तों, ये किया जाता है भारत का उच्च न्यायालय के द्वारा भी, और साथ ही जिला न्यायालय के द्वारा भी जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की को जो है जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही साथ जिला न्यायालय। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की सेवा शर्तें और इनको करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों ये होता है राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं, बाकी अन्य किसी को भी नहीं होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन जब हुआ था तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? वो की थी 30 सितंबर 1955 को। कब की थी दोस्तों? 30 सितंबर 1955 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम निर्यात संरक्षण जोन की स्थापना 1945 में हुई थी। तो भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की जो स्थापना 1965 में हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कांडला में। कहाँ हुई थी? ना तो विशाखापट्टनम, ना मुंबई, ना चेन्नई। तो ये काम कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था कांडला में हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर के एक और सेट के अंतर्गत भी आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है? तो मानव पूंजी का स्रोत कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, कर्मचारियों को ऋण दिया गया ऋण। तो मानव पूंजी का स्रोत कर्मचारियों को दिया गया ऋण नहीं होता दोस्तों। स्वास्थ्य और निवेश होता है। अंतः कार्य प्रशिक्षण भी जो है मानव पूंजी का एक स्रोत है। जबकि शिक्षा में निवेश भी मानव पूंजी का एक स्रोत है। जबकि कर्मचारी को दिया गया ऋण जो है मानव पूंजी का स्रोत नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का कौन सा स्थान है? तो विश्व फार्मा उत्पादन के में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का जो स्थान है दोस्तों, वो है आपका दूसरा स्थान। किसका है दोस्तों? सेकंड पोजीशन है विश्व फार्मा उत्पादन में भारत का स्थान। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को निम्न अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों इसमें जो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया गया था, वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए भारत के ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 2022 के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे कमलेश नीलकंठ व्यास। ठीक है दोस्तों, 2002 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, जिन्होंने कमलेश नीलकंठ व्यास जो थे दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष रहे थे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन बार बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग में पूछे जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? वह है एकात्मक शासन। तो भारतीय संविधान की विशेषता एकात्मक शासन, उसकी विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों यहाँ पर मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। यह एक सामान्य अधिकार हो चुका है, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है सामान्य अधिकार में अब काउंट होगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में कौन सा सही नहीं है? वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का अभाव। ठीक है दोस्तों, ये इसका मुख्य रीजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन पंचायती राज दिवस है? तो दोस्तों पंचायती राज जो दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों होता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो नगर निगमों की कुल संख्या है दोस्तों वह है 9। उत्तराखंड में टोटल 9 नगर निगम अभी हैं वर्तमान में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 2020-21 में के बजट के अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को किस मद में अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों 2020-21 में जो सबसे अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ था वो भारत सरकार से राजस्व अनुदान, यानी कि भारत सरकार को जो है राजस्व अनुदान के थ्रू जो है सबसे ज़्यादा मद के रूप में राजस्व प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो वात्सल्य योजना चलाई गई है दोस्तों, इसमें कितने धन की योजना रखी गई है दोस्तों? वो दी जाती है 3000 रुपये। ठीक है दोस्तों, वात्सल्य योजना में कितने रुपये दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं दोस्तों 3000 रुपये की धनराशि इसमें रखी गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इसलिए इसको स्किप ना करेंगे बिल्कुल भी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात क्या है उत्तराखंड के अंतर्गत? तो दोस्तों ये है 890। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात जो है वो है 890 है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पलायन समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? तो पलायन की समस्या से निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा जो गठित आयोग है उसका संशोधित नाम क्या रखा गया है दोस्तों? वो रखा गया है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। ठीक है दोस्तों, इसका क्या नाम रखा गया है? ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग इसका नाम दिया गया है। तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? वह है आपका पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। बाकी प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार करना, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना, वर्षों वो पर आधारित कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये इसके तीनों जो है ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित हैं, लेकिन पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण जो है इसके उद्देश्य से संबंधित नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत जो हैं दोस्तों, ये टोटल रहे थे 114 दिन तक रहे थे कार्यकाल इनका। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, सारे 225 गलत, 86 गलत। यहाँ पे 114 हो सकता है दोस्तों, और 316 तो बिल्कुल ही रॉन्ग। तो तीरथ सिंह रावत का जो कार्यकाल रहा था, कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे? 114 दिन तक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी? तो 7 जनवरी 2021 में मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसे दिलाई गई थी दोस्तों? ये दिलाई गई थी जस्टिस RS चौहान को, जो है 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों? ये है दोस्तों, वह है थारू जनजाति। ठीक है, और थारू जनजाति अधिकांश कहाँ रहती है दोस्तों? ये रहती है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो जनजाति जनसंख्या है वह है थारू जनजाति है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? तो पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों 1977 में। तो 1977 में ही जो है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन कर दिया गया था। 1977 में किया गया था दोस्तों। तो बहुत पुरानी बात है और जरूर इसको आप नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाला कौन सा राज्य था दोस्तों? ये था दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान ने सबसे पहले भारत में पंचायती राज को लागू किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड के अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1982 में। 1982 में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजाद यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो जो उत्तराखंड में जो नंदा राजाद यात्रा की जो मेले का आयोजन होता है दोस्तों, वो होता है कौन से जिले में? ये होता है दोस्तों चमोली जिले के अंदर होता है। ठीक है, नंदा देवी राजाद यात्रा जो है चमोली जिले के अंतर्गत होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था दोस्तों जसपाल राणा को। किसको दिया गया था? जसपाल राणा को प्रथम बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, कि निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बहुत आसान से क्वेश्चन हो गया दोस्तों। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे दोस्तों? सुरजीत सिंह बरनाला जो है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल रहे थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 77 है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथी नदी के पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में जो गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, कि उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है?
तो उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? ये करती है दोस्तों उधमसिंह नगर में, और यहाँ पर थारू जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों, इसलिए जो है ये नगर प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से कौन में क्या था? तो 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थान था दोस्तों वह है दूसरा। तो सेकंड नंबर पे जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो बछेंद्री पाल को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था दोस्तों वो मिला था 1984 में। 1984 में जो है बछेंद्री पाल को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जो भी एस्पिरेंट अभी यूकेएसएससी के ग्रुप सी के अंतर्गत या प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री और पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अपने रिलेटिव्स अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कोई भी चीज़ जो है किसी अन्य के लिए यूज़फुल हो जाए तो ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है दोस्तों। तो इसलिए दूसरों की मदद करने की भी जो है करना बहुत अच्छी आदत होती है। तो इसलिए प्लीज़ अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों में कोई भी जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उन्हें इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तराखंड के अंदर जो तीलू रौतेली पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य के लिए, ना तो लोक संगीत में ना ही लोक नृत्य में, और इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी भी उल्लेखनीय कार्य के लिए दोस्तों तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक या पुलिस निदेशक कौन थी दोस्तों? वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक थी दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो 2018 के अनुसार जो उत्तराखंड में जो लिंग अनुपात है दोस्तों, भारत के लिंग अनुपात में 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम कौन सा है दोस्तों? तो उत्तराखंड का क्रम जो है दोस्तों इसमें 13वां है, ठीक है दोस्तों। कौन सा क्रम? 13वां क्रम जो है उत्तराखंड का है। 2018 के अनुसार भारत के लिंग अनुपात में उत्तराखंड का जो क्रम है वह है 13वां, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर निम्न से किस नदी के तट पर स्थित है? तो गिरजा देवी का मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर बना हुआ है दोस्तों? ये बना हुआ है दोस्तों कोसी नदी के तट पर बना हुआ है, और ये जो है रामनगर में बना हुआ है दोस्तों। कहाँ बना हुआ है गिरजा देवी मंदिर? यह है दोस्तों रामनगर में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मदन चंद्र भट्ट, डी शर्मा, शिव प्रसाद या बद्रीदत्त पांडे। तो कुमाऊं का इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी है दोस्तों वो लिखी है मिस्टर बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। कुमाऊं के इतिहास के रचयिता कौन है? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों जब 1790 में कुमाऊं पर विजय प्राप्त की थी तो गोरखों ने जो है कुमाऊं का जो सूबा नियुक्त किया था वो किया था दोस्तों जोगामल शाह को। किसे? जोगामल शाह को जो है इन्होंने गोरखों ने कुमाऊं का सूबा घोषित कर दिया था 1790 में दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो कुमाऊं की बारदोली तो दोस्तों सल्ट को कहा जाता है, लेकिन गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है गुजड़ू। ठीक है दोस्तों, किसको किया जाता है, कहा जाता है गुजड़ू नामक जो जगह है दोस्तों, इस जगह को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो कौन चंद शासक ऐसा था जिसने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई को बताया था दोस्तों? तो ये काम किया था दोस्तों बाज बहादुर चंद ने। किसने किया था दोस्तों? बाज बहादुर चंद ने जो है पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो जो स्टेशन पर लगे हुए जो बोर्ड होते हैं दोस्तों, उस पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है दोस्तों स्पॉट हाइट। क्या कहा जाता है? स्पॉट हाइट इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एक मैदान, दोस्तों इसको समझेंगे। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई हाफ किलोमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका क्षेत्रफल होगा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर इसके मैदान का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। लंबाई 1 किलोमीटर है और चौड़ाई है हाफ दोस्तों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों हाफ किलोमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? हाफ किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हाफ किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर दोस्तों वह है ऊपरी गंगा नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? ऊपरी गंगा नहर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर को ऊपरी गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा लंबी नदी है दोस्तों वह है काली नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? काली नदी जो है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 1982 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये देहरादून में है। ये इसका सही सुमेलित है। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान पिथौरागढ़ में नहीं है दोस्तों। भारतीय सैन्य अकेडमी जो है वो देहरादून में है, ये भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पर हरिद्वार लिखा है। हाई अल्टीट्यूड्स प्लॉट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये चमोली में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये दोस्तों देहरादून में स्थित है और ये इसका सही मिलान किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, टॉन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? यह है दोस्तों यमुना नदी की। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? यह है टॉन्स नदी। ठीक है दोस्तों, तो टॉन्स जो है यमुना नदी की सहायक नदी कहलाती है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है,
जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है? तो जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग किसमें स्थित है दोस्तों? ये ऊपरी भाग स्थित है दोस्तों लघु हिमालय में। ठीक है, तो जनपद अल्मोड़ा का जो ऊपरी भाग है वो उसको लघु हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में स्थित है दोस्तों? यह है दोस्तों उत्तरकाशी में। कौन से जिले में? उत्तरकाशी में। टिहरी में भी नहीं, देहरादून नहीं, पिथौरागढ़ नहीं, यह है उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 में दोस्तों, गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो जो गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख है दोस्तों शक संवत 1340 का, तो ये किस राजा के दान का उल्लेख करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों राजा ज्ञानचंद्र। इसको गरुड़ ज्ञानचंद्र की उपाधि मिली थी दोस्तों इनको। तो ज्ञानचंद्र के जो है दान का उल्लेख किया जाता है इसमें गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख के अंदर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है दोस्तों? तो बद्रिका खंड जो है दोस्तों वह है स्कंद पुराण का एक अंश के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इस एग्जाम पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उसमें कुमाऊं में भूमि को क्या नाम से पुकारा जाता था दोस्तों? तब अंग्रेजों के शासनकाल में इसको कहा जाता था दोस्तों थात। क्या कहा जाता था? थात के नाम से जाना जाता था। तो ये था दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुमाऊं में भूमि का नाम जो है थात के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास आज की, जिसके अंतर्गत हमने टोटल 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है और 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। यानी कि एक मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है मॉडल सेट के रूप में हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके दोस्तों हमारा मोरबल ज़रूर बढ़ाइएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, जिससे कंटिन्यू आपको इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप जो है अपना ध्यान रखिएगा, जो है आप अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों विश यू